सत्ता पक्ष को उखाड़ने के लिए जो आप लोगों ने विपक्षी एकता का मुहिम चला रखा है, लेकिन ये तो सफल होता दिख नहीं रहेगा। तो इधर नवीन पटनायक जी और मायावती जी, इधर आपके तो मांझी जी भी साथ छोड़ दिए। नहीं, ऐसा नहीं। हमें लगता है कि देखिए बहुत बड़ा देश है, बहुत सारी पार्टियां हैं। हो सकता है कि कुछ पार्टी अभी ना आए, बाद में आए, चुनाव के बाद आए, लेकिन हमें लगता है कि शुरुआत तो होनी चाहिए और ज़्यादातर पार्टियां बिल्कुल साथ आ रही हैं। मांझी जी के बारे में हमें जानकारी नहीं है कि जदयू और मांझी जी के बीच में क्या बात हुई और क्यों मांझी जी नाराज़ हैं, लेकिन हम कम से कम इतना उम्मीद ज़रूर करेंगे कि आज के इस दौर में जहां संविधान खतरे में है तो मांझी जी निश्चित तौर पर भाजपा वालों के साथ ये भी जाएंगे और संविधान और लोकतंत्र पर हमला करने वाले उनके खिलाफ ही रहेंगे, ये हमें उम्मीद है। लगता है कि करीब 18-20 पार्टियां उसमें आमंत्रित हैं, हम लोग भी आमंत्रित हैं और एक शुरुआत है। हम लोग बात करेंगे, पूरे एजेंडे पर बात होगी और आगे देखिए कैसे प्रक्रिया आगे बढ़ती है। नहीं, हम तो देखिए अब ललन सिंह जी ने क्या कहा, क्यों कहा, हम नहीं कह सकते, लेकिन हम तो इस पक्ष में हैं। ये धमकी तो भाजपा वाले दे रहे हैं, ये तो नड्डा साहब धमकी दे करके गए, जदयू जैसी पार्टी को भी धमकी दे करके गए कि क्षेत्रीय दलों का समय समाप्त हो रहा है, आप देश में एक ही पार्टी राज करेगी, भारतीय जनता पार्टी, और वो भी 5 साल 10 साल नहीं 50 साल। तो हमें लगता है कि जब भाजपा इस देश में मल्टी पार्टी सिस्टम को ख़त्म करने पर आमादा है, हम लोगों को मल्टी पार्टी सिस्टम के पक्ष में खड़ा रहना है। उसमें छोटी पार्टी बड़ी पार्टी ये बड़ा सवाल नहीं है। बड़ा सवाल है कि इस समय जो हमारे सामने राजनीतिक प्रश्न है, जो चुनौती है, हम उसमें खड़े हैं कि नहीं हैं। तो हम संविधान के पक्ष में, लोकतंत्र के पक्ष में, मोदी जी ने जो संकेत कर दिया सेंगोल को ला करके कि देश में अब राजतंत्र आ गया, अब ये अम्बेडकर के संविधान की जगह पर हम पुरानी चीज़ों को अजायब घर से उठा करके ले आ रहे हैं और संसद में स्थापित कर रहे हैं। तो हमें राजतंत्र नहीं चाहिए, हमें लोकतंत्र चाहिए, बहुत मजबूत लोकतंत्र हिंदुस्तान में। राजा के राजतंत्र का प्रतीक है जो तमिलनाडु से आए मठ के मठाधीश अध्यक्ष, उनको कहा जाता है अधीनम। तो वैसे बहुत सारे साधुओं को हमने देखा वहाँ से सेंगोल लेकर के, और वो हवाई जहाज में उड़ते हुए आए। हमें उनको देखते हुए उस दिन सतपाल मलिक साहब की बात याद आ रही थी। पुलवामा के समय में वो कश्मीर के गवर्नर थे, राज्यपाल थे, और पुलवामा में जब 40 जवान शहीद हुए तो सबसे पहले उन्होंने ये सवाल उठाया कि भाई इन जवानों को हमने सड़क पे क्यों ले गए, उनके लिए तो हवाई जहाज़ चाहिए था। तो उनके लिए तो हवाई जहाज़ का इंतज़ाम नहीं हुआ, लेकिन साधुओं के लिए किया गया। सेंगोल लेकर के आए तो राजगंज को वहाँ स्थापित किया गया। अब ये कह रहे हैं कि नेहरू ने इसको अजायब घर में रख दिया था। तो अजायब घर की जो चीज़ है, हमारा पुराना इतिहास है, हिंदुस्तान में राजे रजवाड़े होते थे, राजतंत्र होता था, तो वो तो पुराना इतिहास है, उसको लेकर के हम इतिहास में पढ़ेंगे। उसके कोई प्रतीक है, उस जमाने की चीज़ें हैं, वो अजायब घर में रखा जाएगा, म्यूजियम में होगा, लोग देखेंगे, यही तो होता है। तो जो अजायब घर की चीज़ है उसको ला करके आपने संसद में स्थापित कर दिया। तो जो अमिताभ बच्चन के फिल्म का एक गाना था कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, तो हम तो समझते हैं कि ये संसद जो है वो संविधान का अंगन है। संविधान के अंगन में, संसद के अंगन में सेंगोल का क्या काम है, पूरा हिंदुस्तान पूछ रहा है इसको क्यों लाया गया। और क्यों लाया गया, उसी दिन बिल्कुल साफ हो गया कि अब ये देश लोकतंत्र के हिसाब से अब नहीं चलेगा। कहने के लिए अब G20 का समिट होगा और कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान लोकतंत्र की जननी है, और लोकतंत्र की जननी में एक नया सम्राट आ गया, सेंगोल लेकर के आ गए। नहीं तो आप सोच लीजिए, नए संसद भवन का उद्घाटन हो रहा है और हमारे महिला पहलवानों ने ऐलान किया कि हम बाहर महिला पंचायत लगाएंगे। बिल्कुल जायज़ है। बिहार में विधानसभा का सत्र चलता है अंदर, और गर्दनी बाग में हमारे सारे लोग, कर्मचारी, शिक्षक, आशा, आंगनबाड़ी की महिलाएं, मिड डे मील की महिलाएं, छात्र, नौजवान, जो भी हमारी मांग है, अपनी मांगों को लेकर के धरना देते हैं, प्रदर्शन करते हैं, पंचायत लगाते हैं। दिल्ली में हम लोग संसद के बाहर, संसद मार्ग पर जंतर मंतर में जमा होते हैं। तो इन्होंने ऐलान किया कि भाई अगर संसद भवन नया बन रहा है उसके बाहर हम पंचायत लगाएंगे। आखिर हम जनवरी महीने से लगातार कह रहे हैं
कि हमारे साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ है और हमें इंसाफ चाहिए, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो उस दिन हमने देखा कि जब महिला पहलवान और उनके समर्थन में दिल्ली के छात्र नौजवान, हरियाणा की महिलाएं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आई हुई महिलाएं, दिल्ली के आम नागरिक जब जमा हो रहे थे, किस तरह से उन पहलवानों को, अब जरा सोच लीजिए, अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदुस्तान का नाम रोशन करने वाली महिला पहलवान, जिनके साथ मोदी जी चाय पीते हैं, जब वो मेडल लेकर के आते हैं तो फोटो खिंचवाते हैं, अगर उनके साथ ये बर्ताव हो रहा है राजधानी में, वो भी 28 तारीख जिस दिन संसद का उद्घाटन हो रहा है उस दिन, तो ये तो एक संदेश था हिंदुस्तान के तमाम न्याय के लिए लड़ने वाले लोग। अभी आप बक्सर में कह रहे हैं कि यहाँ किसी महिला के साथ, लड़की के साथ क्या घटना घटी, तो आपको तो संदेश वहाँ से दिया गया दिल्ली से कि भूल जाओ, यहाँ न्याय की बात भूल जाओ, यहाँ अब सिंगोल का राजा आ गया, सम्राट आ गए हैं और डंडे से सरकार चलेगी यहाँ। और किस तरह से घसीटते हुए उन महिला पहलवानों को दिल्ली की सड़क पर दुनिया के सामने क्या नज़ारा पेश कर दिया गया कि हिंदुस्तान में अब लोकतंत्र नहीं है, अब यहाँ राजतंत्र वापस आ गया। हमारे जब उनका संविधान आया, लोकतंत्र की बात हुई, तो नेपाल के लोगों ने तय किया कि भाई राजशाही और लोकतंत्र साथ साथ नहीं चल सकते। ये राजशाही को खत्म करके अगर संपूर्ण लोकतंत्र स्थापित करना है तो हमें राजशाही को खत्म करना होगा। नेपाल ने खत्म किया, हिंदुस्तान ने खत्म किया। हमारे यहाँ कितने राजे रजवाड़े थे, और जब देश आज़ाद हो गया, नया संविधान आ गया, तो राजतंत्र खत्म हुआ, हिंदुस्तान एक पूरे गणतंत्र के रूप में स्थापित हुआ। और आज फिर वही सिंबल को ले आकर के आप राजशाही थोप रहे हैं। इसीलिए जब आप लोग कह रहे हैं कि भाई ये चुनाव 2024 का या जब भी हो, 24 हम कह रहे हैं, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं भाई ये 23 के अंत में ही चुनाव हो सकता है, तो आपको तैयार रहना पड़ेगा। ये 24 का चुनाव 24 हो और चाहे 23 हो, जब भी हो, ये जो अगला चुनाव है लोकतंत्र का हिंदुस्तान में, तो ये वाकई निर्णायक चुनाव है कि क्या इस देश में लोकतंत्र रहेगा या हिंदुस्तान में राजशाही स्थापित होगी, राजतंत्र लौट आएगा। ये तय करने वाला चुनाव है, बिल्कुल इससे कम नहीं। जिस समय देश आजाद हो रहा था, नया संविधान पारित हो रहा था, ये आरएसएस के लोग खुलेआम कह रहे थे कि हमें तो इस संविधान की क्या जरूरत है, हमारे पास तो मनुस्मृति है। और आज वाकई वो संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए मनुस्मृति के हिसाब से देश को चलाना चाहते हैं। अभी 4 दिन पहले की एक खबर है गुजरात से। गुजरात के हाईकोर्ट के एक जज ने कहा, पता नहीं हिंदी के अखबारों में वो खबर छपी भी कि नहीं, आपने सुना कि नहीं, हाईकोर्ट में 17 साल की एक बलात्कार पीड़िता, अब वो गर्भवती हो गई है, मां बनना नहीं चाहती, वो हाईकोर्ट में गई है अबॉर्शन के लिए। हाईकोर्ट के जज वो कह रहे हैं कि मनुस्मृति पढ़ के देखो कि आज से 50 साल पहले, 70 साल पहले 14 साल की उम्र में तो शादी हो जाती थी, 17 साल की उम्र में 3 बच्चे की मां हो जाती थे महिलाएं। तो अब हाईकोर्ट के जज गुजरात में वो मनुस्मृति का हवाला दे रहे हैं और हम समझ रहे हैं कि हिंदुस्तान अम्बेडकर के संविधान के हिसाब से चल रहा है। इस मुगालते में हमें रहना नहीं चाहिए। इसलिए हिंदू राष्ट्र का तो बोलेंगे नहीं बोलेंगे, तो बोलने की बात नहीं है। वो कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र हो गया है, और इसीलिए जो नज़ारा आप देख रहे हैं ये हिंदू राष्ट्र का ही नज़ारा देख रहे हैं। ये जो बर्ताव किया जा रहा है, एक बृजभूषण शरण सिंह, एक माफिया एक सांसद है, और कहने के लिए कहते हैं कि मोदी जी की सरकार बहुत मजबूत सरकार है, बहुत ताकतवर सरकार है, इतना भारी बहुमत है, विश्व गुरु है। कौन सी मजबूरी है नरेंद्र मोदी की, इस पूरे मोदी सरकार की, कि एक माफिया एक सांसद है बृजभूषण शरण सिंह दिल्ली गोंडा से, और उनके ऊपर इतने जबरदस्त संगीन आरोप है, इतनी धाराएं हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, तब जाकर के FIR हुआ, और अभी भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है।
क्या डर है नरेंद्र मोदी को, क्या डर है अमित शाह को? डर नहीं है। वो दरअसल सब मिले हुए लोग हैं। वो यही संदेश देना चाहते हैं कि हिंदुस्तान में कि अब हमारे देश में भले वो अम्बेडकर का संविधान है, लेकिन राज करेगा ये ब्रिजभूषण शरण सिंह जैसे लोग ही राज करेंगे। नरेंद्र मोदी है और नरेंद्र मोदी के ब्रांड एम्बेसडर उत्तर प्रदेश में अब ब्रिजभूषण शरण सिंह है। हरियाणा कोई वामपंथी आंदोलन का गढ़ नहीं है। वहाँ बहुत दकियानुसी विचार रखने वाला अभी भी समाज उसी हिसाब से चलता है। लेकिन उस हरियाणा से जब ये अन्याय का सामना करना पड़ा, ये सम्मान का सवाल जब खड़ा हुआ, तो साक्षी मलिक कह रही थी कि हम कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। अगर हम हार जाते हैं, ब्रिजभूषण शरण सिंह जीत जाता है, तो समझ लीजिए कि हिंदुस्तान की पूरी बेटियां, हमारी बहनें, हम 50 साल 100 साल पीछे धकेल दिए जाएंगे, हम पीछे धकेल दिए जाएंगे। और अगर हम जीतते हैं, अगर संविधान यहाँ स्थापित होता है, अगर हमें इंसाफ मिलता है, तब सच में इस देश में जो इंसाफ की लड़ाई है वो आगे बढ़ जाएगी और देश आगे बढ़ेगा, देश की महिलाएं, आदि आबादी आगे बढ़ जाएगी। ये सवाल है आज। तो एक ऐसे दौर में हम लोग हैं और इसीलिए सवाल महज एक चुनाव का नहीं। चुनाव तो ठीक है और चुनाव हम सब लोग जान रहे हैं कि आसान लड़ाई नहीं है, बहुत कठिन लड़ाई है। 2019 हमें याद है, 2019 में भी बिल्कुल माहौल बन रहा था। देश में किसान आंदोलन कर रहे थे, कर्ज माफी के लिए बड़ा किसान आंदोलन, नौजवानों का आंदोलन। लेकिन एक पुलवामा हो गया और पुलवामा के बाद ऐसा माहौल बदला, बिहार जैसे प्रदेश में 40 में सिर्फ एक सीट विपक्ष को मिली और सारी सीटें एनडीए को मिल गई। इसीलिए जो दौर है, हम समझ रहे हैं ये कोई आसान दौर नहीं है। लड़ाइयाँ कठिन है, कठिन लड़ाई। लेकिन कठिन लड़ाई में भी अगर हम तैयार हैं, जनता संगठित हो और हम मुद्दों पर लड़े, तो बिल्कुल हम आगे बढ़ सकते हैं। 2020 के बिहार के विधानसभा चुनाव ने साबित कर दिया। 2020 के बिहार का विधानसभा चुनाव उस दौर में हो रहा था, बिल्कुल कोरोना काल है। हमारे सारे मजदूर घर लौट के आए थे, क्वारंटीन सेंटर में कुछ बंद पड़े हुए थे, पैदल चल के आए थे, चारों तरफ हाहाकार की स्थिति थी। उस दौर में इस पूरे शाहाबाद में, मगध में, इस पूरे दक्षिण बिहार में हमने देखा, हमें बहुत ज़्यादा सीटें नहीं मिली थी लड़ने के लिए। दक्षिण बिहार में हमें सिर्फ 9 सीट मिली थी, पूरे बिहार में हमें 19 सीट मिली थी और यहाँ 9 में से 8 में हमारे साथियों ने जीत दर्ज की। 12 सीट बस कुछ चंद वोटों से हम हार गए। और उस समय भी पूरी कोशिश हो रही थी, पूरी कोशिश हो रही थी। यहाँ जोगी जी आ रहे थे, अमित शाह आ रहे थे, नड्डा जी आ रहे थे, माले के बारे में अनाप शनाप बोल रहे थे, नौजवानों को ललकार रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। सब कुछ को धक्का बताते हुए बक्सर के लोगों ने वोट किया, भोजपुर के लोगों ने वोट किया, पटना में, अरवल में, जहानाबाद में लोगों ने वोट दिया और आज 1 दर्जन माले का विधायक है। अभी हमने कर्नाटका में देखा, कर्नाटका में चुनाव हो। तो अब इस लड़ाई में जाहिर सी बात है, ये लड़ाई हम अकेले नहीं लड़ सकते। ये लड़ाई हमें तमाम विपक्षी पार्टियों को साथ लेकर के लड़ना है। और अच्छी बात है, बिहार में विपक्षी एकता बढ़ रही है। हमें याद है 2019 में जब लड़े तो 4 सीट तो हम जरूर लड़ेंगे, 4 सीट पर हम लोग लड़े, 1 सीट पर हमें समर्थन मिला। और उस चुनाव के बाद राष्ट्रीय जनता दल के अंदर भी ये बात गई कि बिहार में अगर ठीक से तालमेल करना हो तो माले के साथ राष्ट्रीय जनता दल का गठबंधन बनना चाहिए, तभी जमीन पर एक बहुत बड़ा एकता बनेगी, एक बदलाव आएगा, एक धुरी के रूप में। और हमने देखा कि विधानसभा चुनाव में जब एक हद तक उस दिशा में हम लोग बढ़े, उसका परिणाम सामने आया। और आज नीतीश जी भी आ गए, तो एक बड़ा गठबंधन है। भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर है, तो कोशिश होनी चाहिए पूरे देश के पैमाने पर व्यापक विपक्षी एकता बने और व्यापक विपक्षी एकता देश में बने। इसी के लिए 23 तारीख को मीटिंग होगी, हम लोग भी रहेंगे, देखते हैं कैसे बात आगे बढ़ती है। लेकिन ये जो
विपक्षी एकता, ऊपर की बैठकें, ऊपर के तय होना, कुछ सीटों का तालमेल, ये तो ऊपर वाली बात है। इससे बात बनती नहीं। बात तो बनती है नीचे, बात तो बनती है गांव-गांव में, पंचायतों में, बूथ में। और इसीलिए हमें लगता है कि इस समय जो देश ने देखा, विपक्षी एकता तो अभी बनने लगी है। चुनाव में भाजपा की हार इधर होने लगी, लेकिन किसान जब लड़ रहे थे और 1 साल के लिए उन्होंने डेरा डाल दिया दिल्ली में, दिल्ली की सीमा पर बैठ गए आकर के टिकरी बॉर्डर में, सिंघू बॉर्डर पर, और कहा कि भाई ये कानून वापस होगा तभी हम घर लौटेंगे, और किया है। ये जो बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ हुई, जब नागरिकता कानून में संशोधन कर दिया गया और शाहीन बाग में हमारी पूरी मुस्लिम महिलाएं 4 पीढ़ी 8 साल से लेकर के 80 साल की उम्र तक एक साथ दिन रात एक करके एक नया मॉडल खड़ा कर दिया कि इसी तरह से लड़ा जाए। हमने कोशिश की बिहार में, कुछ लोग इसको हिंदू मुस्लिम की लड़ाई समझते थे कि भाई मुस्लिम लोगों का सवाल है। हमने कहा कि मुस्लिम लोगों का सवाल नहीं है। अगर संविधान पर अटैक होगा, नागरिकता पर सवाल पूछा जाएगा, आपसे कहा जाएगा कि आप साबित करो आप हिंदुस्तान के नागरिक हैं, तो मुस्लिम के लिए सवाल नहीं बनेगा। उससे पहले आम गरीबों के लिए सवाल बन जाएगा कि कहाँ से कागज लाएं, कहाँ से कागज ला करके साबित करें कि हम देश के नागरिक हैं। असम में जब एनआरसी आया तो पता चला कि उसमें 20 लाख लोगों का नाम छट गया, और हमारे बिहार से गए हुए भी करीब 75,000 या 1 लाख के लोग असम में जाकर के नागरिकता साबित नहीं कर पाए। जमीन का कागज नहीं है, मकान नहीं है, कागज पत्र नहीं है। तो ये इस देश में मोदी जी से जब पूछा जाता है कि डिग्री दिखाओ, डिग्री नहीं दिखा पाते, और वहाँ कोर्ट वाले कह रहे हैं कि नहीं वो डिग्री नहीं दिखाएंगे, तो एक मोदी जी एक अपना डिग्री नहीं दिखा पाते और करोड़ों लोगों से मांग रहे हैं कि दिखाओ, कागज दिखाओ, 52 साल के वोटर लिस्ट में आपके दादा थे, परदादा थे, वो नाम दिखाओ। जमीन नहीं है तो जमीन का कागज कहाँ से दिखाएं? आपने तो माहौल ऐसा बना रखा है कि अगर किसी को आपने जमीन का कागज दिया तो उनको जमीन नहीं दी, और जमीन अगर कहीं लोगों ने भूदान की जमीन हो, गैर मंजूरा जमीन हो, उस जमीन पर थोड़ा सा एक झुग्गी डाल दिया है, झोपड़ी डाल करके वहाँ गुजर बसर कर रहे हैं, अब उनको कागज नहीं दे रहे हैं और उनको अब बुलडोजर से उजाड़ रहे हैं और मांग रहे हैं कागज। तो इसलिए सवाल ये था कि नागरिकता पर सवाल खड़ा होगा, वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम का मामला नहीं है, वो सबसे पहले इस देश के गरीबों का मसला है, सबसे पहले इस देश के कमजोर लोग, मजदूर लोग, उनका सवाल है कि हमारे पास इतने कागज पत्र नहीं है। तो इसलिए संविधान पर हमला होगा, हमारे नागरिक अधिकारों पर हमला होगा, तो गरीब सबसे पहले मारे जाए, और जो होता रहा। इसीलिए हमें लगता है कि इस पूरी लड़ाई जो गरीबों में धीरे धीरे एकता बन रही है, इसी एकता के बल पर हमें लड़ाई को आगे बढ़ाना, लड़ाई हर सवाल पर। अभी जो उड़ीसा में ट्रेन हादसा हुआ, उसको ठीक से देखिए, ठीक से इसको समझ लीजिए कि मामला है क्या। 300 लोग मारे गए, 1000 लोग घायल हैं, और अभी तो धीरे धीरे उसकी चर्चा बंद हो गई। वो लोग कैसे हैं, नहीं है, उस समय तो पता चल रहा था कि बहुत सारे लोग बहुत गंभीर स्थिति में है, नाजुक स्थिति है, अभी उसकी चर्चा नहीं हो रही। चर्चा क्या हो रही है कि देखो रेल मंत्री ने किस तरह से वहाँ जा करके भारत माता की जय नारा लगाया, किस तरह से बिना नहाए खाए 36 घंटा वहाँ खड़े रहे, और कैसे उन्होंने उसके बाद वंदे भारत ट्रेन को चालू कर दिया। मजदूरों को जाना है बेंगलुरु, जाना है चेन्नई, हमें चाहिए कि संघमित्रा एक्सप्रेस ठीक से चले, हमें जाना है दिल्ली, हमें चाहिए कि संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस और मगध एक्सप्रेस ठीक से चले, समय पर चले। तो गरीबों के ट्रैवल करने के लिए सबसे पहले रेलवे है, बाकी लोगों के लिए तो हवाई जहाज भी है, हमारे पास तो हवाई जहाज नहीं है, हमारे पास रेलवे है, और वो रेलवे में भी स्लीपर क्लास और साधारण डिब्बा है। अभी ऐसा हो रहा है कि धीरे धीरे स्लीपर क्लास की संख्या घट रही है। अभी नौजवान हमसे कह रहे थे कि हम लोग क्या करें, एक एक ट्रेन में 6-6, 8-8 B1, B2, B8 करके सब एसी का डब्बा है, किराया ज़्यादा दे करके परीक्षा देने के लिए जाना पड़ता है रोजगार के लिए, और स्लीपर क्लास कहीं गायब कर रहे हैं। तो ये रेलवे जो सबसे पहले आम लोगों के सफ़र करने के लिए था, वो सुरक्षित यात्रा कर सके, इसको आपने बना दिया कि वंदे भारत और बुलेट ट्रेन, वंदे भारत और बुलेट ट्रेन
और रोज उसका उद्घाटन हो रहा है। 3 लाख से ज़्यादा पद खाली है। रेलवे की सुरक्षा से जुड़े हुए जो पद है वो भी 1.5 लाख खाली पड़े हुए हैं। और अभी दुर्घटना अगर हो जाए तब जाकर के अब सीबीआई को सौंप देते हैं, एनआईए को सौंप देते हैं कि सीबीआई और एनआईए पता लगाए कौन सी साजिश हुई थी। साजिश क्या है? ये तो आप जिस तरह से रेलवे को बर्बाद कर रहे हैं, ये तो साजिश है हिंदुस्तान के खिलाफ। पूरे देश की संपत्ति 70 साल से देश में देश के लोगों के खून पसीने से, हमारे आपके सबके टैक्स के पैसे से जो निर्माण हुआ था, कल कारखाने बने, जो कुछ बना वो सब अदानी को, अंबानी को दे रहे हैं, सबका निजीकरण कर रहे हैं, हर चीज़ को बर्बाद कर रहे हैं। पूरी शिक्षा नीति गरीब को बाहर करने के लिए, पूरे रेलवे की नीति, उसका किराया, वो सब गरीब को बाहर करने के लिए। तो आप तो साजिश रच रहे हैं, आप तो पूरे देश को बर्बाद कर रहे हैं, गरीबों के खिलाफ जंग छेड़े हुए हैं। इसीलिए इतने बड़े बड़े सवाल हमारे सामने हैं।